नमस्कार। मैं राजनीति विशेषज्ञ अजित कुमार। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। आज बहुत ही सिंपल भाषा में अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था यानी धन की व्यवस्था। लेकिन अर्थव्यवस्था में सिर्फ धन की व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि मानवीय आवश्यकताएं भी इससे जुड़ी होती है। मानव आवश्यकताएं और धन की व्यवस्था मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। जब कोई साहसी व्यक्ति अपनी निजी पूंजी को लगा कर किसी सामग्री या सेवा का उत्पादन करते हैं तो उसको उद्यमी, स्टार्टअप या बिजनेसमैन कहते हैं। उसको साहसी व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपना खुद का पूंजी लगा करके किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं और वह प्रोडक्ट की बिक्री होने पर उससे काफ़ी लोग मुनाफा कमाते हैं और बिक्री नहीं होने पर सिर्फ उसको ही, उस उत्पादक या बिजनेसमैन अथवा उद्यमी को लॉस होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को बहुत सारी सामग्री और सेवाओं की आवश्यकता होती है। ये सेवाएं और आवश्यकताएं ही मांग है अथवा इसको डिमांड कहते हैं। जब इन सेवाओं की आवश्यकता होती है तो उत्पादक अपने प्रोडक्ट और सेवाओं का आपूर्ति करता है, जिसको हम सप्लाई कहते हैं। यह सप्लाई और डिमांड ही पूरी अर्थव्यवस्था का आधार है और पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर आधारित है। जब डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई भी अधिक बढ़ानी होती है। सप्लाई बढ़ाने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है और यह श्रम ही रोजगार का उत्पादन करता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है उसकी आपूर्ति भी अधिक बढ़ानी होती है। अधिक आपूर्ति करने के लिए अधिक सेवाओं और सामग्रियों का उत्पादन करना होता है। इसके लिए अधिक से अधिक स्टार्टअप की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और इस तरह से अर्थव्यवस्था गतिशील होती है। पॉलिटिकल साइंस में एक सिद्धांत है वाद और प्रतिवाद। वाद और प्रतिवाद का विश्लेषण करने पर संवाद निकलता है और यह संवाद पुनः वाद बन जाता है। इसी प्रकार मांग जहाँ होती है वहाँ आपूर्ति की आवश्यकता होती है, आपूर्ति पुनः मांग का रूप ले लेती है। जैसे मांग होने पर आपूर्ति करने के लिए अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर अथवा आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है। जैसे आधारभूत संरचना आपूर्ति के लिए एक डिमांड है और पुनः जब आधारभूत संरचना के लिए उनको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी तो वह फिर डिमांड बन जाएगा और उसको आपूर्ति की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार आपूर्ति करने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा आपूर्ति के लिए डिमांड है। लेकिन जब ऊर्जा को उत्पादन किया जाएगा तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो उनका मांग बन जाएगा और ऊर्जा आपूर्ति बन जाएगी। इसी प्रकार पूंजी आपूर्ति के लिए मांग है, लेकिन पूंजी तब मांग बन जाती है जब वह शेयर बाजार में लोगों से, शेयर के द्वारा लोगों से पैसा लेते हैं। तो इस तरह से मांग आपूर्ति, आपूर्ति पुनः मांग बन जाती है और इस तरह से मांग आपूर्ति गतिशील रूप से चलती है और जिसमें रोजगार का भी उत्पादन होता है और अर्थव्यवस्था गतिशील रहती है। किसी वस्तु की कीमत कैसे तय होती है? जब उत्पादक किसी सामग्री या सेवा का उत्पादन करते हैं तो उसमें उनका पूंजी अथवा लागत जुड़ा होता है, साथ ही साथ उस उत्पादक का मुनाफा जुड़ा होता है। इसके साथ उसमें लॉजिस्टिक सर्विस में आने वाली खर्चे जुड़े होते हैं। खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेता का
मुनाफा जुड़ा होता है और सरकार का टैक्स जुड़ा होता है। ये सभी मिलकर किसी वस्तु का कीमत तय करते हैं। आप जब किसी सामग्री को खरीदते हैं तो उसमें इन सबों को कमाई होती है और इससे किसी वस्तु का कीमत तय होता है। महंगाई बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? महंगाई बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो मांग और आपूर्ति में अनबैलेंस होना। अगर मांग अधिक है और आपूर्ति कम हो रही है तो वहाँ किसी वस्तु की कीमत अधिक होगी। दूसरा जो कारण है वह है लागत। अगर उत्पादक को उत्पादन करने में लागत अधिक आ रही है तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ सकती है। तीसरा कारण है लॉजिस्टिक सर्विस में खर्च होने वाले ऊर्जा में महंगाई। अगर लॉजिस्टिक सर्विस में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी कीमत अधिक हो तो इससे भी महंगाई बढ़ती है। चौथा पॉइंट है महंगाई बढ़ने का, वह है सरकार का टैक्स। अगर सरकार किसी वस्तु पर टैक्स लगाती है तो उससे भी महंगाई बढ़ती है। और पांचवा सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है महंगाई बढ़ने का वह है करेंसी की प्रवाह। अगर मार्केट में करेंसी अथवा मुद्रा की प्रवाह अधिक हो जाएगी तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ सकती है। इसलिए देश के केंद्रीय बैंक RBI मुद्रा के प्रवाह को संतुलित रखने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में ब्याज दरें बढ़ाती है। रेपो रेट वह दर है जिसमें केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को कर्ज देती है, उस पर लगने वाला जो ब्याज होता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट उसे कहते हैं जब व्यावसायिक बैंक अपने पैसे को केंद्रीय बैंक में जमा करते हैं तो उससे मिलने वाले ब्याज को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब मार्केट में मुद्रा का प्रवाह काफी अधिक हो जाता है तो मुद्रा को बैंकों में जमा कराने के लिए और बाजार से मुद्रा को कम करने के लिए रेपो रेट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देते हैं और रिवर्स रेपो रेट के ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी कर देते हैं, जिससे व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक से ज़्यादा कर्ज ना ले सके और अधिक से अधिक पैसे केंद्रीय बैंकों में जमा कर सके। इससे मार्केट में मुद्रा की कमी हो जाती है अथवा मुद्रा बैलेंस में आ जाती है और कीमत भी बैलेंस में रहती है। अब मुद्रास्फीति क्या है और मुद्रा अस्फीति क्या है? मुद्रास्फीति उसको कहते हैं जब करेंसी की प्रवाह मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मुद्रा की वैल्यू अथवा करेंसी की वैल्यू घट जाती है। जो वस्तु आपको 5 रुपए में मिलनी चाहिए वह 10 रुपए में मिलने लगती है, इससे मुद्रा का वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए करेंसी को बाजार से कम करने के लिए अथवा बैलेंस में लाने के लिए केंद्रीय बैंक, जैसे मैंने पहले कहा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की ब्याज दरें बढ़ाती है। और उस मुद्रास्फीति उसे कहते हैं जब मुद्रा का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और किसी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा कम होने लगती है। इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में गतिशील जो प्रक्रिया है वो उसमें अवरोध उत्पन्न होने लगता है। इसलिए मुद्रा को मार्केट में लाने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के ब्याज दरों में कमी करती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा का प्रवाह मार्केट में आ सके। केंद्रीय बैंक एक्चुअल में मुद्रा के प्रवाह को मार्केट में संतुलित बनाए रखती है, जिससे कि महंगाई भी कंट्रोल में रहती है और अर्थव्यवस्था भी गतिशील रहती है। और इस तरह से ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। धन्यवाद।